जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सामाजिक विज्ञान की इससे पहली 2 क्लासेस हो चुकी है प्रैक्टिस सेट की। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बन रहे होंगे। अगर इसको स्किप कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा हिस्सा आप लोग अपनी पढ़ाई का स्किप कर रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल जैसा आपको एग्जाम जैसा फीलिंग आएगा इसमें, एग्जाम जैसा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू की सही राष्ट्रीयता चुने जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। एक मिनट रुकिए, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि आज जो हम लोग मतलब जो फॉर्मेट ले रहे हैं वो कौन से चैप्टर का है। वो आपका चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे एमसीक्यू आज का बना हुआ है। ये केवल इससे बाहर नहीं है। 20 प्रश्न है इससे। आप लोग अगर सही जवाब दे रहे हैं तो ये पूरी आपके मुट्ठी में है, इससे बाहर जाना नहीं है क्वेश्चन, ठीक। तो बताएंगे कलाकार जो फ्रेडरिक सोर्यू था उसकी जो सही राष्ट्रीयता चुने जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। जो सूर्य था उसका देश जानना चाह रहे हैं आपसे। तो वो किस देश का था भैया? स्विस देश का था। किस देश का था? स्विस देश का था, जो यूरोप में हुए राष्ट्रवाद के संबंध में अपनी लोकतांत्रिकता को बहुत ही चरम सीमा पर ले गया, और जो वहां पे जो हो रहा था उसके एकीकरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, बताएंगे जनमत संग्रह को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुने। बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है आपको, ठीक। बताएंगे जनमत संग्रह का परिभाषा बताइए। जनमत संग्रह एक भैया ये तो यही गलत हो गया, ये एक अप्रत्यक्ष वोट है जनमत संग्रह, ठीक। जनमत संग्रह का मात्र संस्थात्मक व्यवस्था नहीं भैया, ये भी गलत है। जनमत संग्रह एक विशेष क्षेत्र नहीं, विशेष क्षेत्र में भी नहीं होता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष वोट तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र द्वारा नहीं लिया जाता है। इसका जो चौथा जो परिभाषा है ये बिल्कुल सही है, ठीक। अर्नस्ट रेमन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है, क्योंकि जो अर्नस्ट एनन जो था वो राष्ट्रों की आवश्यकता को एक अस्तित्व मानता था। उसका कारण बताइए आप लोग, उसके पीछे क्या कारण था? क्या वो कारण था यह सभी निवासियों को सुरक्षित सुनिश्चित करता है? नहीं भैया, यह सभी निवासियों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। यूरोप में हुए राष्ट्रवाद के संबंध में अर्नस्ट रेनन का जो संबंध है वो ये कथन बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है। यह अपने निवासियों के लिए संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित करता नहीं भैया, उस समय लोकतांत्रिकता की ज्यादा बात होती थी। यह अपने सभी निवासियों के लिए रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन ये कथन भी गलत है। ये जो दूसरा जो ख है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है उस पर, ठीक। अगला बताएंगे निम्नलिखित में से किस देश ने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? जो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें से 3 इसमें से भाग लिए थे। देखिए देश तो बहुत थे, लेकिन इन चारों में से बताइए वो कौन सा ऐसा देश था जो वियना कन्वेंशन में शामिल नहीं हुआ था। बताएंगे वियना में कन्वेंशन में कांग्रेस में जिसमें शामिल नहीं हुआ था, उस देश का नाम आपसे जानना चाह रहा है, बताएंगे। देखिए ब्रिटेन शामिल हुआ था उस समय, रूस भी शामिल हुआ था, पर्सिया भी शामिल हुआ था, लेकिन स्विट्जरलैंड जो था वो शामिल नहीं था। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे स्विट्जरलैंड की राजधानी बताइए, ठीक। पांचवा प्रश्न है जो आपका, पांचवा जो प्रश्न है उसका बताएंगे पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का विचार स्पष्ट कर दिया, वो कौन सी क्रांति थी जिसने अपने शब्दों में स्वतंत्रता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ दिया? वो कौन सी क्रांति थी बताएंगे आप लोग। पांचवा प्रश्न है, बिल्कुल बताएंगे। तो कौन सी क्रांति थी? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसने लोगों में एक जनमत संग्रह स्थापित किया था, और उसमें अखंडता और बंधुत्व का भाईचारा भी फैलाया गया, बिल्कुल एक अच्छे लेवल पर, ठीक। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो फ्रांसीसी क्रांति, आप लोग मुझे ये बताइए, पिछले जो क्विज हुआ था उसमें मैंने ये बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, वो चीज बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, कब हुई थी। ठीक, तो बताइए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन गलत हैं और जो चौथा कथन है वो बिल्कुल सही है। बताएंगे। फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति के बाद यह घोषणा की गई कि लोग ही है जो अब राष्ट्र का गठन करेंगे। नहीं भैया, लोकतांत्रिकता के लिए लड़ाई हुई थी तो लोग कैसे कर सकते हैं? उसमें एक अपनी सरकार होती है। फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र होगा और नए गणराज्य का नेतृत्व शाही परिवार के द्वारा होगा। क्या ये कथन सही है? नहीं भैया, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की जाए। बिल्कुल सही बात कह रहा है। फ्रांस में आंतरिक सीमा शुल्क और बकाया का अधिरोपण जारी रहेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो जो सभी लोगों के लिए एक नियमित और अच्छी सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी, फ्रांस की क्रांति के बाद ऐसा कहा गया था उसमें। ठीक, अगला प्रश्न बताएंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें बताएंगे जो उसमें भाग लिए थे उन्होंने क्या कहा था, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? क्या यूरोप के लोगों का विजय प्राप्त करना इसका उद्देश्य था? यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करना, यूरोप के सभी देशों में निरंकुश राजतंत्र को मजबूत करना, दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रचार करना। उनका मतलब क्या मोटिव था, आपसे जानना चाह रहा है। उस समय सबसे ज्यादा लोगों में निरंकुशता ही फैल रही थी। ये सभी जो चीजें हैं वो प्रशासनिक निरंकुशता से संबंधित नहीं है। प्रशासनिक निरंकुशता तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई थी। उससे पहले जो लोगों को डिमोटिवेट किया गया था, वहां के लोगों को मतलब एक कह सकते हैं कि भाईचारे को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। तो उसी निरंकुशता को खत्म करने के लिए वहां के उग्र क्रांतिकारियों ने ऐसा उस फ्रांस की क्रांति को अपना भाग्य बना लिया था। ठीक, फ्रांस में 1804 का नागरिकता संहिता आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। जो संहिता है उसका नाम बताएंगे आप लोग, क्या होगा उसका नाम? वो कहा जाता था आपका नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां जो क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निर्यात किया गया था? उस समय नेपोलियन जो कोड था वो किस क्षेत्र में निर्यात किया गया था, आपसे जानना चाह रहा है। किस क्षेत्र में निर्यात किया गया था? फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र में। ये तो बिल्कुल आसान था, जिसने पढ़ा है वो बिल्कुल आसान इसको टिक कर देगा। स्पेन, इंग्लैंड, पोलैंड, ये तो बिल्कुल अलग हो जा रहा है। ठीक, उदार राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है? देखिए, ये तो प्रश्न आज के समय में ही प्रचलित है। उदार जो राष्ट्रीयता होती है वो किसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग? उदार राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। ये तो बिल्कुल सही है, शुरू में ही पकड़ा गया। निरंकुशता नहीं भैया, ये भी नहीं है। समाज के केवल पुरुष नहीं, पुरुष और महिलाओं दोनों की बात करता है। केवल वरिष्ठ क्या, बूढ़े लोगों को नहीं। ये सभी समाज स्तर पर सभी लोगों को लेकर बढ़ने वाला एक क्रांति है। ठीक, जिसको कहते हैं उदार राष्ट्रवाद, और ये केवल भारत में ही फेमस है। किसने निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था? बताएंगे आप लोग, यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन कब किया गया? बताएंगे? कब नहीं, ये पूछा जा रहा है किसने किया, किसने किया ये जानना चाह रहा है। ग्यूसेप मौजनी जो था उस समय, ग्यूसेप जो मौजनी था उसने किया था आपका यंग इटली की। आप लोग मुझे इसका एक फेमस बुक का नाम बताइए जो इसने लिखा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। बिल्कुल आसान है, चीजों को सर्च करना सीखिए नेट पर, और उसको चीज में मतलब उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यंग इटली की मतलब यंग इटली, ये ग्यूसेप मौजनी की एक फेमस पुस्तक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का अर्थ क्या होता है, ये जानना चाह रहा है आपसे। सार्वभौमिक मताधिकार, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है? वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार? नहीं,
वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल संपत्ति के नहीं भैया, तो सार्वभौमिक का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल शिक्षित पुरुषों को नहीं, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। ठीक, ये आप लोग को हो सकता है दिखाई ना दे ये ऑप्शंस, लेकिन मैं पढ़ देता हूं उसको, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िवाद की विशेषता या विश्वास नहीं है? इसमें से बताएंगे आप लोग कौन सा ऐसा, देखिए मैं इसको टिक कर देता हूं, आप लोग इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए मैं पढ़ भी देता हूं। रूढ़िवाद राज्य और नीति की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के महत्व पर बल देते थे और त्वरित परिवर्तन की तुलना में क्रमिक विकास को प्राथमिकता देते थे। रूढ़िवाद पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखते थे और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे। रूढ़िवादी शाहीवाद राजशाही, चर्च और अन्य सामाजिक पदानुक्रम में विश्वास करते थे। बताएंगे कौन सा होगा? तो ये होगा आपका सी नंबर। कौन सा होगा? सी। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो रूढ़िवादी को जो असली परिभाषा है। ठीक, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाली कौन सी संधि थी? ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, ग्रीस पहले किसके अधीन था? दूसरे देश के अधीन था। उसको जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देने वाली जो संधि थी, उस संधि का नाम बताइए। उस संधि का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। कौन सा था? कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 जो संधि थी, वो आपको ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक, किसने कहा था जब फ्रांस चीखता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? ये कथन किसका है? और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक, इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। बताइए, ये तो बिल्कुल आसान है। ड्विक मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? ड्विक मेटरनिक ने ऐसा कहा था, जब यूरोप जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय भैया डर का माहौल बना हुआ था। यूरोप के सभी, आप कह सकते हैं जितने भी प्रांतीय जो क्षेत्र थे, उन सब में डर का माहौल बना हुआ था। किसके कारण? फ्रांस के कारण। उसीलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना। जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शख्स का नाम बताइए आप लोग। वो कौन था? जर्मन सम्राट नहीं था, जोहान ग्रेटर हार्डर नहीं था, ऑस्ट्रियाई चांसलर भी नहीं था। कौन था आपका? प्रूसिया का जो मुख्यमंत्री था ओटो वान बिस्मार्क, ये था आपका जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला। ठीक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध में क्या हुआ? बताएंगे। प्रूसिया की जीत हुई थी। ठीक, और वहां पे वो जो पीछे जो था, जिसने बिस्मार्क करके जो था, वो वहां का मुख्य नियुक्त हुआ था। ठीक, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न, बताएंगे। ये पिछले 3 क्वेश्चन से यही चल रहा है। प्रूसिया के कैसर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किसे? कैसर विलियम प्रथम को। ठीक, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? जर्मनी का जब एकीकरण हुआ और इसके पीछे किसका बड़ा हाथ था, वो बताएंगे आप लोग। किसका था? भैया आसानी सी बात है, बिस्मार्क का उसका पीछे हाथ था। ये नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण कभी हो ही नहीं पाता। ठीक, जो लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, ओक के पत्तों का मुकुट पहनने वाला जर्मन का राष्ट्र का रूपक कौन था? ओक के पत्तों का मुकुट पहनने वाला जर्मन के राष्ट्र का रूपक जानना चाह रहा है आपसे। वो कौन था आपका? जर्मेनिया था। कौन था आपका? जर्मेनिया था। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मिलते हैं अगले सेशन में फिर से नए 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।